तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं हीट और टेम्परेचर को। कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? हीट और टेम्परेचर को, यानी कि ऊष्मा और तापमान को आज हम लोग करने वाले हैं। और ये हमारा डे 8 होने वाला है, यानी 8वां दिन हमारा होने वाला है। इससे पहले 7 दिन का क्लास अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर पिछली वीडियो को देखिए। तो अगर आप लोग नए हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ के साथ साथ अति महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल भी डाला जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेटिव होता है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए ना देरी करते हुए करते हैं हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाना पर इसका तापमान कितना होगा? केल्विन पैमाना आपको पूछ रहा है, तो यहाँ से आपको दो फार्मूला ध्यान रखना है। एक सेंटीग्रेड, अगर क्वेश्चन में सेंटीग्रेड दिया हुआ रहे और केल्विन में पूछे तो आपको फार्मूला लगा देना है कि x डिग्री सेंटीग्रेड बराबर AX प्लस 273 डिग्री केल्विन। ये केल्विन में बदला जाएगा। और अगर केल्विन में दिया हुआ हो, किसमें? केल्विन में, तो x डिग्री केल्विन इक्वल टू x माइनस, एक में प्लस होगा, अगर केल्विन में बदलना हो तो प्लस, और सेंटीग्रेड में बदलना हो तो 273 को माइनस कर देना है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो किस में दिया हुआ है? सेंटीग्रेड में, और केल्विन में बदलना है, तो ये वाला फार्मूला लगाना है, यानी x प्लस 273 कितना? x प्लस 273 करेंगे तो x के जगह पर 78 रखेंगे और प्लस 273 कितना? 273, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 351 आ जाएगा। कितना? 351। तो हमारा आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस से केल्विन क्या? सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो क्या करना होगा अभी जस्ट बताएं कि जोड़ना होगा, क्योंकि केल्विन सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा और केल्विन में पूछ रहा है, क्योंकि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए क्या होगा? तो 273 डिग्री जोड़ना होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित की एक प्रणाली है। डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की प्रणाली क्या होगा? ये हो जाएगा संवहन। क्या हो जाएगा? संवहन। इसमें आपको बता देते हैं चालन में क्या होता है, संवहन और विकिरण में। तो चालन क्या? चालन में क्या होता है? तो चालन में होता है, ये ठोस में होता है। किसमें? ठोस में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठोस में होता है। और संवहन जो होता है, संवहन ये किस में होता है? ये द्रव में होता है, ये द्रव में होता है। ये ठोस में होता है, द्रव में होता है। और अगर विकिरण पूछे तो विकिरण जो होता है वो सूर्य और भट्ठी में होता है। किसमें? सूर्य और भट्ठी में होता है विकिरण। और अगर पूछे कि चालन में और क्या होता है, तो चालन में होता है, इसमें कण स्थानांतरित नहीं होते हैं, इसमें कण स्थानांतरित नहीं होते हैं। और जो संवहन में, इसमें कण स्थानांतरित होते हैं, क्योंकि ये द्रव अवस्था में होता है। आप लोहा को देखे होंगे कि वो गर्म होता है, लेकिन उसका कण जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित नहीं होता है। और चालन जो है ये सबसे धीमा विधि है। कौन है? ये सबसे धीमा विधि है। और विकिरण सबसे तेज विधि होता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ से ये सारे पॉइंट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए संवहन हो जाएगा। डैश प्रणाली की वास्तविक, क्या बोल रहा है? वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की प्रणाली क्या कहलाती है? संवहन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? सबसे धीमी किसकी होती है? वाष्पीकरण की होती है। किसकी? वाष्पीकरण की होती है। वाष्पीकरण की जो है सबसे धीमी होती है, और ये हर एक ताप पर होता है सबसे धीमा। और वाष्पीकरण जो है ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर आप थाली में पानी को रखेंगे तो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, वही आप एक छोटा सा बर्तन में रखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा वाष्पीकृत होने में। और ये वायुमंडलीय ताप पर भी निर्भर करता है। किस पर? वायुमंडलीय ताप पर। अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे संघनन, तो संघनन क्या हो जाएगा? अगर पूछे संघनन में गैस से द्रव में बदलता है। किससे? गैस से द्रव में किस में बदलता है? संघनन में बदलता है। और क्वथन जो है ये एक निश्चित ताप पर होता है। किस पर? एक निश्चित ताप पर। आप देखेंगे कि अगर पूछता है
पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो आप बता दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये निश्चित ताप पर होता है क्वथन। और हिमांक जो होता है, हिमांक ये द्रव से ठोस में बदलता है। किससे? द्रव से ठोस में बदलता है। जैसे पानी है और पानी से बर्फ बन गया तो वो क्या हो गया, द्रव से ठोस में बदल गया। पानी से बर्फ में जमना ये हिमांक है, लेकिन ये द्रव से ठोस में बदल रहा है। और अगर ऊर्ध्वपातन पूछे, ऊर्ध्वपातन में ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जबकि निक्षेपण में गैस जो है वो ठोस में बदलता है। किसे? गैस ठोस में बदलता है। ये जस्ट उल्टा होता है ऊर्ध्वपातन का निक्षेपण। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है कि किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता समानता बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है। तो ऊष्मीय चालकता जो होगा किसी ठोस धातु का, तो वो समानता चालकता जो होगा समानता बढ़ते तापमान के साथ बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है थर्मिस्टर। कौन? थर्मिस्टर जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्मिस्टर। और एक और होता है थर्मिस्टर के अलावा थर्मोस्टेट। क्या होता है? थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट जो होता है वो करता है ताप को नियंत्रित। कौन करता है? अगर पूछे ताप को नियंत्रित कौन करता है? थर्मोस्टेट ताप को नियंत्रित करता है। और अगर पूछे कि थर्मोकपल होता है, थर्मोकपल या फिर उसी को बोलते हैं ताप युग्मक। क्या बोलते हैं? ताप युग्मक। थर्मोकपल या ताप युग्मक। पूछे किस सिद्धांत पर आधारित है, तो थर्मोकपल जो है वो सीवेक के प्रभाव पर आधारित है। किसके? सीवेक के प्रभाव पर या सिद्धांत पर आधारित है। और अगर पूछे संधारित्र या कैपेसिटर, संधारित्र को कैपेसिटर कहते हैं। तो संधारित्र या कैपेसिटर का कार्य क्या है? तो ये एसी और डीसी दोनों पर चलता है। किस पर? एसी और डीसी दोनों पर चलता है। एसी एंड डीसी दोनों पर चलता है। कौन? कैपेसिटर यानी संधारित्र। और संधारित्र का मात्रक अगर पूछे तो फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है संधारित्र का मात्रक। और 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 फैराड होता है। और 1 फैराड बराबर कितना होता है? अगर 1 माइक्रो फैराड बराबर पूछे तो 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा। वहीं अगर 1 फैराड बराबर पूछे तो 96,500 कूलाम हो जाएगा। कितना? 96,500 कूलाम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्दियों की सुबह संगमरमर की टाइल्स, क्या है? संगमरमर की टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ठंडी महसूस होगी क्योंकि मार्बल टाइल, क्या होगा? मार्बल टाइल बोल रहा है। सर्दियों की सुबह संगमरमर की टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ठंडी महसूस होगी क्योंकि मार्बल टाइल क्या होता है? तो ये जो होता है लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगर आपसे पूछे कि बर्फ जो है, बर्फ ऊष्मा का चालक होता है या कुचालक होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बर्फ जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? बर्फ जो है, बर्फ ये ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है। अगर पूछे कि काली गेंद की तुलना में सफ़ेद गेंद कैसा चमकेगी, तो काली गेंद की तुलना में सफ़ेद गेंद जो है वो कम चमकेगी। क्या है? कम चमकेगी। क्योंकि किरचॉफ ने कहा था कि जो जितना अच्छा अवशोषक होगा वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होगा। तो अगर काली चीज़ है तो वो ज़्यादा अवशोषित करेगा, जो ज़्यादा अवशोषित करेगा वो ज़्यादा उत्सर्जित भी होगा, क्योंकि ये किरचॉफ का नियम है। तो आपको ध्यान रखना है। और पानी का अधिकतम घनत्व पूछे, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और पानी का न्यूनतम आयतन अगर पूछे, न्यूनतम आयतन, तो ये भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का क्वथनांक होता है। तो ऑप्शन यहाँ से ए ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतें लपेट लिया। इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली। क्यों मदद मिली थी? उनको खुद को गर्म रखने में कुछ अखबार के कागज़ उन्होंने अपने शरीर में लपेट लिया, तो उनको जो है कि खुद को गर्म रखने में मदद मिली। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अखबार की परतें
के बीच फंसी हवा उष्मा का कुचालक होती है। तो ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पहेली और बूझों ने क्या है, पहेली और बूझों ने अपने शरीर का तापमान मापा। पहेली क्या है, पहेली का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और बूझों का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप सभी को पता है कि सेंटीग्रेड में जो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और दोनों एक ही बात है। क्या दोनों एक ही बात। और अगर केल्विन में पूछे तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 310 केल्विन। कितना, 310 केल्विन होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों के शरीर का तापमान समान है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बूझो के पास 3 थर्मामीटर है, वह अपने शरीर का तापमान और उबलते पानी का तापमान मापना चाहता है, उसे कौन सा थर्मामीटर चुनना चाहिए। बोल रहा है कि बूझो के पास जो है कि 3 थर्मामीटर है, वह अपने शरीर का तापमान और उबलते पानी के तापमान मापना चाहता है, उसे कौन सा थर्मामीटर चुनना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो कौन सा थर्मामीटर चुनना चाहिए। तो ऑप्शन 3 और 1 जो होगा ये शरीर को मापने के लिए, यानी थर्मामीटर 1 और 3 शरीर के तापमान को मापने के लिए, और 2 जो होगा वो उबलते पानी के तापमान को मापने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जूम करके दिखा देते हैं। आपको यहाँ से जो है कि ये दिख रहा होगा, ये जो थर्मामीटर है, पहला थर्मामीटर, इसमें जो 42 डिग्री तक है। कितना, 42 डिग्री तक। ये भी 42 डिग्री तक है और इसमें जो है 110 डिग्री तक है। तो 100 से ऊपर जब हम ताप मापने के लिए यूज करते हैं तो 100 पानी के क्वथनांक को मापने के लिए यूज करते हैं, और डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग यूज करते हैं। कितना, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 1 और 3 जो होगा वो डॉक्टरी थर्मामीटर है, और 2 जो है वो पानी के क्वथनांक को मापने के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रयोगशाला में क्या है, प्रयोगशाला थर्मामीटर के साथ बीकर में बर्फ के तापमान को मापने के लिए 4 व्यवस्थाएं ए बी सी और डी दिखाई गई है। उसमें से कौन सा तापमान के सटीक मापन के लिए सही व्यवस्था को दर्शाता है, ये आपको बताना है। प्रयोगशाला थर्मामीटर के साथ बीकर में बर्फ के तापमान को मापने के लिए 4 व्यवस्थाएं ए बी सी डी को दिखाई गई है, उनमें से कौन सा तापमान जो है सटीक मापने के सही व्यवस्था को दर्शाएगा। तो कौन सा दर्शाएगा ये आपको बताना है। तो अगर टेढ़ा है तो ये तो दर्शाएगा नहीं, क्योंकि उसमें सीधा होना चाहिए स्टिक। इसमें आप देख सकते हैं कि पानी के ऊपर ही इसको जो है रखा गया है। तो पानी के ऊपर रखा गया तो पानी कैसे तापमान कैसे मापेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये सबसे नीचे तली में सटा दिया गया है। कहाँ, तली में सटा दिया गया है। आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि ये तली में सटा दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तली में सटाएगा तो बर्तन और पानी दोनों का तापमान मापा जाएगा। किसमें, पानी और बर्तन दोनों का तापमान मापा जाएगा। तो ये वाला जो होगा ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये थर्मामीटर जो है ये पानी के बीच तक लाया गया। कहाँ, पानी के बीच तक लाया गया, तो केवल ये पानी का सही तापमान को माप सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र डॉक्टर का थर्मामीटर पढ़ रहा है। क्या बोल रहा है, एक छात्र जो है वो डॉक्टर का थर्मामीटर पढ़ रहा है। कौन सा चित्र तापमान पढ़ने की सही विधि को इंगित करता है। कौन सा चित्र जो है तापमान पढ़ने की सही विधि को इंगित करता है, कौन सा कर रहा है ये आपको बताना है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थर्मामीटर को ही उल्टा पकड़ा हुआ है। और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये थर्मामीटर को टेढ़ा पकड़ी हुई है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये एकदम आँख के नीचे, आँख के पास ही ले जाकर थर्मामीटर देख रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि थर्मामीटर देखने का सही नियम है कि थर्मामीटर को सीधा पकड़ी हुई है और थोड़ा सा नीचे आँख के देख रही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो कौन से केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो 277 पर जो है वो सबसे अधिक होता है।
कितना 277 पर। अगर पूछे जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और आयतन जो सबसे कम होता है कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन कम होता है और घनत्व अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अगर आपसे पूछे ये बर्फ है, ठीक है, बर्फ, और बर्फ से जब पानी बनेगा, बर्फ से ये बना वाटर, ठीक है, और वाटर से क्या बनेगा, ये बनेगा जलवाष्प। क्या बना, पहले था बर्फ, उसके बाद बर्फ से क्या बना, वाटर। जब इसको ताप देंगे तो बर्फ से क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और वाटर से क्या बनेगा, तो ये जलवाष्प पानी की वाष्पीकृत होकर वाष्प बन जाएगा। तो ये कौन सा प्रक्रिया कहलाएगा, ये प्रक्रिया कहलाएगा उष्माशोषी, क्योंकि इसमें हम लोग जो है उष्मा को दे रहे हैं और ये उष्मा को शोषण कर रहा है। जब बर्फ में उष्मा को देंगे तो ये उष्मा का शोषण करके जल बन जाएगा, और जब जल में उष्मा को देंगे, आप देखते होंगे कि खाना बनाते टाइम जब केतली में नीचे से उष्मा लगता है तो वहाँ पर भाप बन के निकलने लगता है। तो जब जल में उष्मा देंगे तो ये जलवाष्प बन जाएगा। क्या, जलवाष्प बन जाएगा। तो ये उष्मा का शोषण कर रहा है, शोषण कर रहेगा तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा, उष्मा शोषी हो जाएगा। क्या, उष्मा शोषी हो जाएगा। लेकिन जब यही उल्टा हो जाएगा कि जलवाष्प पहले था, क्या था, जलवाष्प था, और जलवाष्प से जब हम जल बनाएंगे और जल से जब हम लोग बर्फ बनाएंगे, ठीक है, तो जलवाष्प से जब हम जल बनाएंगे तो क्या करेंगे, उष्मा को निकालेंगे इससे, यानी उष्मा का छेपन करेंगे, उष्मा को निकालेंगे तो वाटर बन जाएगा। जब इसको ठंडा करेंगे, जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो ये वाटर बन जाएगा, और वाटर को अगर हम ठंडा करेंगे, यानी जल को हम लोग ठंडा अगर करेंगे तो ये बर्फ़ बन जाएगा। क्योंकि बर्फ़ जो होता है वो सबसे ठंडा पानी का कण ही होता है, जो बहुत ज़्यादा ठंडा होने के बाद एक दूसरे से चिपक कर बर्फ़ का निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जो है उष्मा का क्षेपण, यानी कि उष्मा बाहर निकल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापन पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है कि हिमीकरण जब होता है तो पानी के पाइप फट जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान से सुनिएगा। जब हिमीकरण होता है तो पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जो जमता है तो वो फैलता है, पानी जमने के बाद वो फैलता है, इसलिए फट जाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन होता है कि फैलना, एक्सपेंशन मीन्स होता है फैलना। तो फ्रीजिंग में जब पानी जमता है तो वो फैलता है और पाइप फट जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तापन नियम पर कौन आधारित नहीं है, तो विद्युत प्लग जो है, विद्युत प्लग एवं स्विच, ये तापन नियम पर आधारित नहीं है। और तापन नियम पर कौन कौन आधारित है ये आपको बता देते हैं। तो तापन नियम पर कौन कौन आधारित है, हीटर, क्या है, हीटर है, आयरन है, हीटर है, आयरन है, फ्यूज है, क्या है, हीटर आयरन फ्यूज, लेकिन स्विच नहीं, फ्यूज। तो हीटर है, आयरन है, फ्यूज है, केतली है, क्या है, केतली है, आयरन है, केतली है, फ्यूज है, इमर्सन रड है, बल्ब है और ट्यूबलाइट है। क्या है, हीटर है, आयरन है, फ्यूज है, केतली है, इमर्सन रड है। इमर्सन रड किसको कहते हैं, तो जो पानी में आप रड देखकर पानी को गर्म करते हैं उसे कहते हैं इमर्सन रड। तो इमर्सन रड है, बल्ब है और ट्यूबलाइट, ये क्या है, तो ये है तापन प्रभाव पर। और अगर पूछे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर क्या क्या आधारित है, तो विद्युत लेपन, प्रिंटिंग मशीन, चुंबकीय प्रभाव, आमीटर, वोल्टमीटर, घंटी, ये सभी जो है ये रासायनिक प्रभाव पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था में ऊष्मा का प्रवाह का तात्पर्य है। स्थिर अवस्था में ऊष्मा का प्रवाह का तात्पर्य क्या है, तो स्थिर अवस्था में जो है ऊष्मा का
प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा के प्रवाह समय पर आधारित ना हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा गति का शून्यवान नियम क्या बताता है? ऊष्मा गति का शून्यवान नियम क्या बताता है? तो ऊष्मा गति का शून्यवान नियम कहता है कि A बराबर, अगर A बराबर B हो, क्या A बराबर B हो और B बराबर C हो, A बराबर B हो और B बराबर C हो, तो C जो होगा, C बराबर A होगा, क्या होगा? C जो है A के बराबर होगा। ये कहता है ऊष्मा गति का शून्यवान नियम, ये कहता है। तो यहाँ से आपको बताना है कि आंसर कौन सा होगा। ऊष्मा गति का शून्यवान नियम आपको बता दें कि अगर A बराबर B हो, क्या A बराबर B हो और B बराबर C हो, यानी तीन कोई वस्तु है, A बराबर B, B बराबर C हो, तो A जो होगा वो C के बराबर होगा। ये शून्यवान नियम कहता है ऊष्मा गति का। तो यहाँ से आंसर जो होगा, आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हो तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा गति के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊष्मा गति के प्रथम नियम से मिलता है। किसमें? ऊष्मा गति के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षण का नियम मिलता है। और शून्यवान नियम तो आपको बता ही दिए कि यदि कोई वस्तु A बराबर B हो और B बराबर C हो तो A जो होगा वो C के बराबर होगा। ये शून्यवान नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है ये आपको बताना है। तो ऊष्मा गति का दूसरा नियम जो कहता है, दूसरा नियम कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च से निम्न की ओर होता है। किसमें? ऊष्मा का प्रवाह जो होता है हमेशा उच्च से निम्न की ओर होता है। ये ऊष्मा गति का दूसरा नियम कहता है कि ऊष्मा का जो प्रवाह है वो हमेशा उच्च से निम्न की ओर होता है अगर किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। अगर किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। और अगर पूछे प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु को Q ऊष्मा दी जाती है तो उससे वह दो कार्य करता है। क्या करता है? उससे वह दो कार्य करता है। अगर किसी वस्तु को Q ऊष्मा दी जाती है तो उससे वह दो कार्य करता है। पहला, वह अपने आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। क्या करता है? पहला वो अपने यांत्रिक ऊर्जा में वृद्धि करता है और दूसरा वो अपने बाह्य कार्य में वृद्धि करता है। क्या करता है? बाह्य कार्य करता है। क्या करता है? बाह्य कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा नियम है कि यदि किसी वस्तु में Q ऊष्मा दी जाती है तो उससे वह दो कार्य करता है। पहला कि वह अपने आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है और दूसरा वो बाह्य कार्य करता है। Q जो है ये क्या है? ऊष्मा है। और U जो है ये आंतरिक ऊर्जा है और W जो है क्या है? बाह्य कार्य है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा गति के कौन से नियम में ऊर्जा का संरक्षण नियम है? प्रथम नियम में है। अगला क्वेश्चन है और सेशन का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस ताप को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब द्रव उबलना शुरू कर देता है? द्रव में उबलना शुरू कर देता है तो उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक बिंदु पर जो है कि कोई भी द्रव जो है वो उबलना शुरू कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया गया है। हर एक PDF आपको रात में ही प्रोवाइड करा दिया जाता है और वीडियो सुबह में अपलोड होता है। तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको ढेर सारा स्टडी मटेरियल भी, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल और जो एक्स्ट्रा सर के द्वारा बताए जाते हैं उसको भी डाल दिया जाता है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि बायोलॉजी का भी इसी तरह से सॉल्यूशन करवा दिया जाए, हाँ या नहीं में आप जो है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।